नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, एक जिज्ञासा हर जगह पैदा करता है, खास करके नेपाली जनता को, कि जल समृद्ध देश नेपाल आखिर क्यों सूखा पड़ा है। यही क्वेश्चन अभी पूरा देश में चल रहा है और लोग इसी के समाधान में लगे हुए हैं। जल संकट पर राजनीति हो रही है, मधेश सूख रहा है, लेकिन लोग बोलने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आइए मैं आज आखिर यह संकट कैसे हुआ और इसका समाधान क्या है, मैं समाधान की ओर केंद्रित करता हूं कि आखिर क्या क्या समाधान है जो भविष्य में आने वाले पीढ़ी को यह संकट नहीं झेलना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन आज मैं बात करूंगा 3 विशेषज्ञ के राय अनुसार, जिन्होंने अपने स्टेटस पर नेपाल सरकार को कुछ राय सलाह दिया है। मैं बता दूं कि इंजीनियर महाजन यादव हैं, जिनको कि 30 वर्ष का अनुभव है सिंचाई विभाग का। उन्होंने कुछ अपनी सलाह दिया है। और वैसे ही एक तराई मधेश अभियानी है, खास करके मधेश के कृषि पर उनका रिसर्च है। नॉर्थ साउथ कलेक्टिव्स के एमडी हैं राकेश मिश्रा, उनका भी स्टेटस मैं लिया हूँ। और इन दोनों से अलग, जिनको कि मधेश विद कहें, मधेश के नेता कहें और मधेश के राजनीतिज्ञ कहें और मधेश पर जिनकी सबसे ज़्यादा पकड़ है, मैं ऐसे नेता हैं हृदय त्रिपाठी, उनकी भी कुछ बात रखूंगा जो कि मैं स्टेटस से लिया हूं। तो आइए मैं शुरू करता हूं मधेश में पानी संकट। मित्रों, अकेला तुम अधूरा, अकेला मैं भी अधूरा, दोनों मिल जाए तो बात बन जाए, लक्ष्य भी हासिल हो जाए। जी हाँ, यह शब्द लगता है कि एक प्रेम कविता है या प्रेम की छिपी हुई कोई कहानी है, लेकिन ये शब्द सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई व्यथा है। एक व्यथा का वर्णन है जो कि पानी के 2 स्रोतों के बीच, यानी कि सतही स्रोत और भू स्रोत में समन्वय की कमी का वर्णन है। ये तराई मधेश सूख रहा है, खेत सूखे हैं, प्यास भी सूखने लगी है, लेकिन अब इसका समाधान क्या है। जी हाँ, मैं शुरू करता हूँ कि कुछ ही दिन पहले राकेश मिश्रा ने अपने फेसबुक स्टेटस पर रखा था सेव मधेश। उनका मधेश को जल संकट से बचाने की पुकार है ये। उन्होंने लिखा कि आखिर 500 डीप ट्यूबवेल जो बोरिंग मधेश में कराया जाएगा, क्या यही समाधान है या यह डीप बोरिंग जल संकट को और गहरा बना देगा। इस पर उन्होंने लोगों से अपील किया था कि आप मधेश को बचाइए। नेपाल सरकार ने कुछ दिन पहले जल संकट से निपटने के लिए 500 गहरे डीप ट्यूबवेल का खुदवाने की घोषणा की थी और यह प्रधानमंत्री स्वयं हवाई सर्वेक्षण करके उन्होंने कहा था। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, चूँकि राहत की योजना लगती है, लेकिन असल में यह भविष्य के लिए
खतरे की घंटी बजा रही है। और इसी को सचेत करवाया है राकेश मिश्रा ने। उनका कहना है कि क्या यह निर्णय वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर लिया गया है या सिर्फ तात्कालिक दबाव को टालने के लिए एक राजनीतिक तरीका है। अगर यह है तो यह धोखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूगर्भीय जल पहले से ही संकट में है। बिना नियमन के बोरिंग से भूमिगत जल और तेजी से घटेगा। यह क्षेत्र को मरुस्थल बना देगा। यह बहुत बड़ा चिंतन है। तो फिर आखिर रास्ता क्या है? उन्होंने कुछ बताया है कि इसका समाधान, मैंने पहले ही कह दिया कि आज मैं समस्या भी और समाधान भी बताने जा रहा हूँ। तो इसका समाधान जो राकेश मिश्रा ने दिया है वह है वर्षा का जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण। जो पुरानी प्रथा सिंचाई प्रणाली में चली आ रही है उससे अब काम चलने वाला नहीं है। और पानी बचाने वाली खेती को प्रोत्साहन। तो ये पानी बचाने वाले खेत, चूँकि वो एग्रो इकोनॉमिक्स भी हैं, इसलिए उस तरह की खेती करने का सुझाव दे रहे हैं। और ग्रामीण जल स्रोतों का पुनर्जीवन, जो ग्रामीण में कुआं वगैरह था और भी थे, तो उसका पुनर्जीवन के लिए अब एक अपील है कि सरकार तात्कालिक राहत के साथ साथ दीर्घकालीन सोच अपनाए। पहले वैज्ञानिक अध्ययन हो, फिर कार्यान्वयन। आम जनता, सामाजिक संगठनों और पर्यावरणविदों को इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। जल है तो जीवन है, लेकिन बिना सोच समझ कर किया गया कदम भविष्य को ही सूखा बना देगा। ये राकेश मिश्रा का तर्क है। लेकिन अब हम बात करते हैं महाजन यादव, जो कि सिंचाई विद भी हैं और इनको बहुत सारी जानकारी भी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि, और बहुत सारी उदाहरण दिए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तराई मधेश अन्न का भंडार कहा जाता है। तो क्या कारण है कि हर साल तराई मधेश ही अकालग्रस्त हो जाता है? क्यों यह पानी का संकट तराई में झेल रहा है? तो उनका एक ही चीज है समाधान जो उन्होंने बताया है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि क्योंकि सतही जल, जो नदी, नहर, खोला और भूजल का समन्वयकरण नहीं है, और अगर हम इसको समन्वय कर देते हैं तो यह समस्या हट सकता है। मैं बता देता हूं कि भूजल, जो ट्यूबवेल, कुएं अत्यधिक दोहन से नीचे चला जाता है और सतही जल भी सूख जाता है। जब दो स्रोत एक साथ विफल हो जाए तो खेती में रोपाई रुक जाती है और पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। अब इंजीनियर महाजन यादव कहते हैं कि यह संकट मानव सृजित है, यह संकट मानव जनित है। प्रकृति का दोष देने से कुछ नहीं होने वाला है। हमने चूड़े पहाड़ को काट दिया, हमने जंगल को उजाड़ दिया और नदी से बालू पत्थर उठाकर बेच डाला, उससे पैसा कमाकर धनाढ़ बन गए। लेकिन जल स्रोत को सहजने की, समेटने की कोई नीतियां नहीं बनाई, एक भी नीति नहीं बनाई, जिसका कारण है कि आज पूरा तराई जल संकट झेल रहा है। तो आखिर समाधान है क्या? तो उनका स्पष्ट है कि सतही और भूजल का संयोजन। जब नहरों में सतही जल
रहता है तो उस समय सतही जल से हम सिंचाई करें, और जहाँ पर भूजल है तो वहाँ हम भूजल निकाल के उसका उपयोग करें। इससे भूजल जो अंडरग्राउंड है वह सूखेगा नहीं, चूँकि हम सतही जल उपयोग करेंगे। लेकिन सतही जल बहकर चला जाता है, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं और हम डीप ट्यूबवेल पर चले जाते हैं तो पानी और नीचे चला जाता है। ये सिस्टम भारत और अन्य देश में भी अपनाई गई है। नेपाल में भी सिंचाई विभाग ने, आपको बता दें कि सिंचाई विभाग ने 2055 साल में कमला, हरदीनाथ और पश्चिमी गंडक योजना का एक अध्ययन किया था। लेकिन समस्या क्या है, जब अध्ययन हुआ तो कार्यान्वयन होना चाहिए। जी नहीं, वह अध्ययन करके अध्ययन रिपोर्ट दराज में रखा गया और उसमें दीवार लग गया, और दीवार लगने के बाद वो कार्यान्वयन के तरफ कोई देखा ही नहीं। संकट का एक कारण यह है। और यही समस्या है कि लोगों के पास कोई नई तरकीब नहीं है। लेकिन समस्या केवल यही नहीं है, अब कुछ दीर्घकालीन योजनाएं हैं जो कि नेपाल में पहले से भी चलती आ रही है। अब नेपाल हिम नदियों का जाल है। महाकाली, कर्णाली, नारायणी और सप्तकोशी जैसी नदियां, लेकिन ये सीधे तराई में नहीं आ सकती। तराई तक लाने के लिए इनकी ब्रांच नदियां को डाइवर्ट किया जा सकता है, और उस डाइवर्सन से हम योजना बनाकर तराई को पानी, सिंचाई हम प्रदान कर सकते हैं। अब प्रमुख योजनाएं जो अभी निर्माण या प्रस्तावित है उसकी भी कुछ चर्चा उन्होंने बताई है, जैसे भेरी बबई डाइवर्सन योजना बांके बर्दिया में। इसका इनटेक बन चुका है और नहर निर्माण जारी है जो कि बहुत धीमी गति में चल रहा है। एक सुनकोशी मरीन बागमती डाइवर्सन, ये सरलाही, रौथहट, परसा इनटेक बन चुका है। नहर निर्माण अभी तक चल ही रहा है। अब देश सूखा झेल रहा है लेकिन निर्माण धीमी गति में। और दूसरा है ये तीसरी है सुनकोशी कमला डाइवर्सन योजना, प्रधानमंत्री की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। अभी आपको बता दें, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि जापान ने 1968 से 71 तक सुनकोशी तराई योजना का अध्ययन पूरा कर लिया था, और 50 साल हो गए लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं हुई है। आखिर क्यों नहीं हुई है? 50 साल तक जो स्वीकृति नहीं हुई है तो अब कैसे हम ये संकट, डीप ट्यूबवेल से ये संकट दूर होगा? आखिर योजनाएं लागू क्यों नहीं होती? महाजन यादव ने स्पष्ट कहा है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। योजनाओं को चुनावी नारों तक सीमित रखा जाता है, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी इसका मूल कारण है। तकनीकी संस्थाओं में जवाबदेही का अभाव है। आपको बता दें कि नेपाल एक जल समृद्ध देश होते हुए भी हर साल संकट झेल रहा है। ये विडंबना है और कुछ नहीं। तराई मधेश को सूखे से निकालने के लिए सरकार के पास ज्ञान है, योजनाएं हैं, पानी है, बस ईमानदारी और ईमानदार नेतृत्व की कमी है। यदि सतही और भूजल का संयोजन किया जाए तो ये संकट स्थायी रूप से मिट सकता है। मित्रों, इस सब से अलग मैं आज बात कर रहा हूँ। हृदय त्रिपाठी जी अपना स्टेटस में रखे हैं, क्योंकि आजकल वो राजनीतिक पार्टियों को मिलाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच में उनका बहुत ही कड़ा स्टेटस आया है जिसमें कि सूखा संकट के मूल कारणों के प्रति सरकारी उदासीनता पर उन्होंने तीखी आलोचना की है। मैं आपको एक एक करके उनकी बातें रख रहा हूँ, हृदय त्रिपाठी जी की, कि सरकार व बुद्धिजीवियों की
गिल्टी कॉन्शस मानसिकता। उनका मानना है कि ये त्रिपाठी जी कहते हैं कि वर्तमान सरकार कर्मचारी तंत्र और तथाकथित विशेषज्ञ बुद्धिजीवी वर्ग, ये सभी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सभी अपराध बोध से ग्रस्त हैं। अब चूड़े चितवन पहाड़ी श्रृंखला के अतिक्रमण और अंधाधुंध दोहन को तराई मधेश में फैलते सूखे का मुख्य कारण मानने में ये वर्ग हिचकिचाते हैं और ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ये चूड़े चितवन पहाड़ी श्रृंखला जो है, इसका अतिक्रमण इसका मुख्य कारण है तराई में पानी संकट का। उनका आरोप है कि झूठे कारणों की आड़ में वास्तविकता से मुंह मोड़ना। आरोप है कि ये चूड़े विनाश को नज़रअंदाज कर अन्य नकली कारण गढ़ कर दिखावटी समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जैसे सेमिनार, भ्रमण, गोष्ठी आदि, ये सब अध्ययन के बहाने इसको समय टाला जा रहा है, लेकिन चूड़े विनाश को पीछे रखा जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री भी जो गए तो प्रधानमंत्री ने चूड़े का नाम तो कहीं नहीं लिया, उन्होंने तो हवाई सर्वेक्षण ऊपर से जाकर 5 बोरिंग का बोल दिया जो हम दे देंगे। लोग यही समझे होंगे कि मधेश की जनता है, ये तो वही समझेगी कि ऊपर से इंद्र भगवान इनको भेजे हैं और अब ओली साहब पानी बरसा देंगे। लेकिन लोगों को इंतजार था कि सुनकोसी डाइवर्सन का अब वो घोषणा करेंगे और वो घोषणा करके जो अब तराई में आज नहीं तो कुछ दिन बाद भी कुछ संकट टलेगा, लेकिन ओली साहब ने सोचित नहीं किया। उन्होंने तो उल्टा क्षणिक फायदा लेने की कोशिश की और वही उन्होंने बता दिया नेपाली मधेश की जनता को। अब ये त्रिपाठी जी ने जोर देकर कहा है कि जब तक चूड़े से पहाड़ियों को बचाया जाता है, चूड़े में पहाड़ियों को जो पहाड़ से आकर बैठ बचाया जाता है, तब तक तराई मधेश क्षेत्र को रेगिस्तान बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहाड़ का क्षरण नीचे के भूभाग को जलहीन बना देता है। चूड़े अतिक्रमण करने वाला का पुनर्वास जरूरी। उन्होंने कहा है कि आखिर चूड़े में जो परिवार आकर बैठ गए हैं, अब जैसे बर्दीवास से पथलैया तक का क्षेत्र, ढलकेपर तक का आप क्षेत्र देखें तो पूरा घनी आबादी उसमें है। उनका मानना है कि 47,000 परिवार वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसकी आबादी 3 लाख लोग हैं, लेकिन इनका कोई भी वैज्ञानिकरण नहीं किया गया है। किस हिसाब से वहाँ दिया गया, यह सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। और यह भी बताया जा रहा है कि अगर आज यह भूमि विधेयक पास हो जाता है तो ये 47,000 लोग और ये 3 लाख लोग जो वहाँ पर हैं, ये 3 लाख लोग इसके हकदार हो जाएंगे और ये ज़मीन उनके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। और जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इनको व्यवस्थित करना मुश्किल होगा, चूँकि जब पहाड़ से पानी वहाँ आती है तो पहाड़ के जड़ में ही ये पानी ख़त्म हो जाता है, और वो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मधेश में पानी जाएगा कहाँ से। यह बहुत बड़ा तर्क है। ये 3 लाख लोगों के पुनर्वास का जो है सरकार जल्द से जल्द घोषणा करे कि क्या किया जाएगा, और अभी जो अवैध पुनर्वास हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, ये बहुत जरूरी है। और इसी पर हृदय त्रिपाठी जी का सबसे बड़ा ध्यान है। अब उन्होंने एक कहा है, चेतावनी और आह्वान भी किया है, एक जोरदार चेतावनी देते हुए चेतना भाया, यानी सावधान हो जाइए। यह न सिर्फ नीति निर्माताओं को चेतावनी है, बल्कि जनता और बुद्धिजीवियों की भी जिम्मेदारी है। और यह अगर आप जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा तो फिर
विनाश के लिए तैयार रहिए। हृदय त्रिपाठी जी का यह वक्तव्य एक पर्यावरणीय चेतावनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक प्रश्न उठाता है। यह हमें बताता है कि पर्यावरणीय संकट केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि नीतिगत विफलता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का भी परिणाम है। विकास, बसोबास और समावेशिता के नाम पर यदि प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद किया गया तो इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। खासकर मधेश जैसे संवेदनशील क्षेत्र को, जो कि अन्न भंडार है, और अन्न की कमी होगी तो मधेश ही नहीं पूरा देश हाहाकार से पीड़ित हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट से ज़रूर हमें भेजें। आपके इलाके में पानी की क्या स्थिति है ज़रूर कमेंट में भेजें। ऐसी ही नीतिगत विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। पानी बचेगा तब खेत हंसेगा और तब मधेश जिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।